हेलो एवरीवन, अमृत ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और आइए आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। इसको बेटा इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं और हिंदी में घर्षण कहते हैं, यानी कि टकराव भी कहते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे कि घर्षण होता है क्या। क्या होता है घर्षण? व्हाट इज फ्रिक्शन? यानी कि आपने घर्षण बल पढ़ा होगा, ये उसी से संबंधित है। तो बात करते हैं घर्षण बल की। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई भी दो सतह हैं, एक ये सतह हो गई और एक इस हाथ की सतह हो गई। इन दोनों सतहों के बीच जो बल लगता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। यानी कि एक लाइन में आप देख लीजिए, दो सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दो सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। अब घर्षण होता क्या है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। घर्षण बल वह है जो दो सतहों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल हो गया। लेकिन दोनों अगर सतह गति कर रही हैं, अगर कोई भी वस्तु है अगर वो गति करता है तो उनकी गति को करने के लिए वो विरोध उत्पन्न करता है। बात समझ में आई बेटा? यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच जो गति होती है उसका ये विरोध करता है। इसी को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके प्रकार की। तो प्रकार को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल दूंगा। घर्षण बल थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे आप। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, आपने साइकिल चलाई, जैसे ही आपने साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया, क्या स्टार्ट कर दिया? साइकिल चलाना स्टार्ट किया, तो आप पैडल मारते हैं, पैडल मारते हैं और वो साइकिल चलने लगती है। अब पैडल मारना आपने स्टार्ट नहीं किया, यानी कि पैडल मारना आपने रोक दिया, यानी कि आप रुक गए। जब आप साइकिल पे पैडल मारना आपने बंद कर दिया तो कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि आपकी साइकिल ऑटोमेटिक रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो सड़क और पहिए के बीच जो बल उत्पन्न हो रहा है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। इसी के कारण जो साइकिल हमारी होती है वो रुक जाती है। बात समझ में आया बेटा? फिर से समझ लीजिए, यानी कि जो साइकिल का पहिया है यानी टायर और सड़क के बीच की जो सतह होती है, यानी कि दो सतह हो गई, और इन सतहों के बीच जो बल लग रहा है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल के कारण ही हमारी जो साइकिल होती है वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो गति का विरोध करता है। क्योंकि घर्षण बल क्या है? दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, यानी कि दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसी को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब आज इस बात करते हैं इसके प्रकार की। प्रकार क्या होते हैं? सबसे नंबर 1 पे पहला प्रकार देख लीजिए। पहला प्रकार क्या है? क्या है बेटा पहला प्रकार? प्रकार नंबर 1। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्थैतिक घर्षण। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण? तो समझिए इसमें क्या है। स्थैतिक घर्षण वह घर्षण बल है जो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर दो सतहों के बीच गति के आरंभ का प्रतिरोध करता है, यानी कि विरोध करता है। यानी कहने का मतलब क्या है? यानी कि कोई भी दो सतह हैं या कोई वस्तु है, जब वो गति करेंगी तो वो उनकी गति करने के लिए उसका विरोध करेगा। इसी को हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। और इसके लिए बेटा हम किससे प्रदर्शित करेंगे? एफएस, यानी कि इसको हम एफएस से प्रदर्शित करते हैं। एफएस ये क्या होता है? हमारा स्थैतिक घर्षण होता है, जिसे हम एस फॉर स्टैटिक होता है और एफ का मतलब आप फोर्स जानते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। यानी कि इसका जो यानी कि जब हम फार्मूला निकालेंगे तो हम किससे प्रदर्शित करेंगे?
Fs से प्रदर्शित करेगा। ठीक है बेटे। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताएं भी जान लीजिए। यह बल लगाने पर वस्तुओं को हिलने से रोकता है। बिल्कुल, जब भैया गति कर रहा है, उसका विरोध उत्पन्न कर रहा है, तो वस्तु को फिर क्यों हिलने देगा? बात सही है ना। जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वो वस्तु को हिलने डुलने से रोकता है, ये इसकी विशेषता होती है। क्योंकि वो गति का विरोध कर रहा है ना, गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यानी कि गति होने वाली है और स्टार्टिंग हो रही है और उसको उसने रोक दिया, तो ये हमारा क्या होगा, स्थैतिक घर्षण कहलाएगा। और क्यों? क्योंकि ये वस्तुओं को हिलने डुलने से रोकता है। ये इसकी सबसे पहली विशेषता हो गई। आगे नेक्स्ट, आगे देखते हैं। नंबर 2 क्या है? स्थैतिक घर्षण बल के साथ तब तक बढ़ता है जब तक वस्तु गति करना शुरू नहीं कर देती है। बिल्कुल, यानी कि जो स्थैतिक घर्षण लागू बल है वो कब तक बढ़ेगा, जब तक वो गति करना शुरू नहीं कर देता है। यानी कि सबसे पहले तो गति तभी तो होगी जब आप बल लगाएंगे उसमें, और जब आप एक साथ जब बल लगाएंगे तो वस्तु क्या करेगी, गति करने लगेगी। और गति करने के साथ साथ जो हमारा स्थैतिक घर्षण है वो इतनी मात्रा में अधिक होगा कि वो वस्तु को शुरू नहीं करने देता है, उसको स्टार्ट नहीं करने देगा। ये इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट, ये सामान्य गतिज घर्षण से अधिक होता है। बिल्कुल, आगे नेक्स्ट आप देखेंगे तो गतिज घर्षण भी आएगा इसके बाद, तो ये उससे ज्यादा होता है। यानी कि अधिक मात्रा में कौन होगा, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, तो यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ये सामान्यतः गतिज घर्षण से अधिक होता है। तो अधिक कौन होता है, स्थैतिक घर्षण, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमारा ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, गतिज घर्षण की अपेक्षा। आइए बेटा आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके फार्मूला की। फार्मूला ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे दे रखा है Fs म्यू एस। इसको अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू एस बराबर Fs बराबर म्यू एस और n। ये फार्मूला इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो Fs हमारा होता है ये स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है, और ये म्यू एस होता है ये हमारा स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। कोएफिशिएंट ऑफ, ये आप देख लीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस। ठीक है, और जो n हमारा होता है इसको हम क्या कहते हैं, n इज द नॉर्मल फोर्स, यानी सामान्य बल। यानी कि जो किसी वस्तु पर जो गति उत्पन्न कर रहा है वो तो घर्षण बल है, लेकिन जो एक सामान्य बल भी होता है जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा n सामान्य बल कहलाता है। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य बल। बिल्कुल, अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण क्या होते हैं, उदाहरण भी देख लीजिए। उदाहरण क्या है, लिफ्टिंग और मूविंग अ पेशेंट, मरीज को उठाना या हिलाना। बिल्कुल, यानी कि जब मरीज को आप उठाएंगे या हिलाएंगे तो क्या होगा, उसमें घर्षण बल जरूर लगेगा। अब घर्षण बल कौन सा होगा, वो होगा स्थैतिक घर्षण बल। क्यों, क्योंकि मरीज तो पहले से ही बैठा हुआ है, वो तो अपनी स्थिति में है, और जब उसको हम हिला रहे हैं या उसको उठा रहे हैं तो वो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो आप ले जाएंगे उसके लिए, मरीज के लिए। जब मरीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो उसके लिए उठाना और हिलाना पड़ेगा हमें, और जब उठाना और हिलाना पड़ेगा तो हमें क्या होगा, उसमें स्थैतिक घर्षण बल जरूर लगेगा। जब मरीज का शरीर नहीं हिल रहा हो तो नर्सों को स्थैतिक घर्षण पर काबू पाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मरीज है बिल्कुल हिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें स्थैतिक घर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा है, इसी के कारण नहीं हिल पा रहा है। क्योंकि स्थैतिक घर्षण क्या होता है, वो उसकी गति का विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या है, गतिज घर्षण। नंबर दो पॉइंट हमारा है
गतिज घर्षण यानी कि डायनामिक घर्षण। काइनेटिक डायनामिक फ्रिक्शन, इसको हम कई नामों से जानते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं और डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, यानी दो नामों से आप जानते हैं जो हमारा दूसरा प्रकार है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? गतिज घर्षण वह घर्षण है जो एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील दो सतहों के बीच कार्य करता है। यानी कि क्या कार्य करता है? यानी कोई भी गतिज घर्षण है, यानी दो वस्तुएं हैं वो गति कर रही हैं, तो वो एक दूसरे के सापेक्ष क्या होंगी? यानी कि एक दूसरे के सापेक्ष गति का विरोध कर रही होगी और उनके अंदर एक घर्षण बल उत्पन्न हो रहा होगा। यानी दो सतह हैं और दोनों चल रही हैं, तो वो एक दूसरे को रोकने का प्रयास कर रही होंगी। इसी को हम काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? गतिज घर्षण। क्या कहते हैं? गतिज घर्षण। आइए देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। ये तब होता है जब दो सतहें एक दूसरे पर फिसलती या लुढ़कती हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कोई भी बॉल है, बॉल आप पैर से उसको फिसला दीजिए या लुढ़का दीजिए तो क्या होगा? वो चलने लगेगी, लेकिन उनके बीच में एक सतह कार्य कर रही होगी जो उसको रोकने का प्रयास करेगी। ठीक है, क्या करेगी? रोकने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट, ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आइए देखते हैं। जो काइनेटिक इज जनरली लोअर देन फ्रिक्शन, यानी गतिज घर्षण सामान्यतः स्थैतिक घर्षण से कम होता है। बिल्कुल, उस समय क्या था? वो अधिक था। अब यहां पर क्या हो गया? कम हो गया। यानी क्या कम हो गया? यानी जो गतिज घर्षण है वो क्या होगा? स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यानी कि तो ज्यादा कौन हो गया? गतिज घर्षण हो गया। स्थैतिक क्या है? यहां पे कम है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों में अंतर समझ लीजिए। यानी कि जो स्थैतिक घर्षण है वो कम है, किससे? गतिज घर्षण से। गतिज घर्षण सामान्यतः स्थैतिक घर्षण से कम होता है। गतिज घर्षण सामान्यतः स्थैतिक घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक बार जब वस्तु गति करने लगती है तो ये स्थिर हो जाती है। हाँ बिल्कुल, बात सही है। बिल्कुल, जब एक बार जब आप वस्तु को गति करा देंगे तो उस पर क्या होगा? वो स्थिर हो जाएगी, यानी कि वस्तु गति करने लगेगी और वो चलने लगेगी। अब इसका फार्मूला देखते हैं, फार्मूला ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। इसका फार्मूला क्या होता है आप देख लीजिए। इसका जो फार्मूला आप जनरली देखेंगे वो F के बराबर म्यू के और एन होता है। ठीक है बेटे, क्या होता है? F के बराबर म्यू के एन होता है। यहां पर जो म्यू के होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, के फॉर काइनेटिक यानी गतिज। ठीक है, और एन क्या है? नॉर्मल फोर्स होता है। एन क्या होता है बेटा? नॉर्मल फोर्स होता है। ठीक है, आप देख लीजिए इस तरीके से। गतिज घर्षण बल है एफ के हमारा क्या है? गतिज घर्षण बल। म्यू के क्या है? यहाँ पे गतिज घर्षण गुणांक, इसको गतिज घर्षण गुणांक कहेंगे। एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। ये क्या है? नॉर्मल फोर्स दे रखा है। अब बात आती है उदाहरण की। बिल्कुल, गतिज घर्षण का उदाहरण देख लीजिए। क्या होता है गतिज घर्षण का उदाहरण? गतिज घर्षण का उदाहरण बहुत सिंपल है, यानी इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ये है गतिज घर्षण का उदाहरण। गतिज घर्षण का उदाहरण बिल्कुल, व्हील चेयर में मरीज को सरकाना। बिल्कुल, क्या करेंगे? व्हील चेयर में मरीज को सरका दीजिए। क्या कराएं? सरकाना है बेटा। क्या कराना है? इसको सरकाना है। कैसे? व्हील चेयर में मरीज को सरकाना है। जब नर्स व्हील चेयर में मरीज को सरकाती है तो गतिज घर्षण का काम करती है। ठीक है,
व्हील चेयर के पहियों और जमीन के बीच घर्षण के कारण गति संभव होती है। बिल्कुल बात सही है यहाँ पे। यानी कि जब आप मरीज के लिए व्हील चेयर पर बिठा रहे हैं तो उसको सरकाएंगे, और जब नर्स व्हील चेयर में मरीज को सरकाती है तो गतिज घर्षण का काम करती है, यानी गतिज घर्षण काम करता है। क्योंकि सरकाने के लिए क्या है, मरीज तो पहले से रुका हुआ था, उसको व्हील चेयर पे बिठा दिया तो उसमें क्या हो गई, गति प्रारंभ हो गई, और उनके बीच में एक घर्षण बल कार्य करता है जिसे हम गतिज घर्षण कहते हैं। क्यों? क्योंकि व्हील चेयर के पहिए और जमीन के बीच घर्षण के कारण गति संभव होती है। बिल्कुल, आपने अभी मैंने इससे पहले एक एग्जाम्पल दिया साइकिल का, साइकिल और सड़क का। अब यहां पर एग्जाम्पल क्या है, व्हील चेयर है और व्हील चेयर पर एक मरीज बैठा हुआ है, और जमीन है और जमीन और पहिए के बीच मरीज बैठा हुआ है, तो वो क्या होगा, गतिज घर्षण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट देखते हैं। चिकित्सा उपकरणों में उपयोग करना। चिकित्सा उपकरणों को स्थानांतरित करते समय गतिज घर्षण महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि बिस्तरों या अन्य अस्पताल के फर्नीचर की स्थिति को समायोजित करते समय। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में आपने देखा हो बहुत सारे यंत्र होते हैं, उनको क्या करना है, स्थिति को समायोजित करना है। तो समायोजित करने के लिए जो बिस्तर होते हैं, अस्पताल का फर्नीचर होता है, उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप उसको शिफ्ट करते हैं, और शिफ्ट करने के लिए हमें गतिज घर्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं, रोलिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट कौन सा है, रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन का मतलब आप जानते हैं कि रोलिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है, देखिए परिभाषा देखिए, रोलिंग घर्षण वह घर्षण है जो किसी सतह पर लुढ़कती हुई वस्तु की गति का विरोध करती है या विरोध करता है। बिल्कुल, रोलिंग घर्षण वह घर्षण बल है जो किसी सतह पर लुढ़कती हुई वस्तु की गति का विरोध करता है, उसे हम रोलिंग फ्रैक्शन कहते हैं या रोलिंग घर्षण कहते हैं। इसको सर्पी घर्षण भी कहते हैं, रोलिंग के लिए सर्पी घर्षण भी कहते हैं। ठीक है बेटा, हिंदी में। तो यहां पर बात क्या आती है, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, वो लुढ़कती हुई चलती चली जा रही है, तो जब वस्तु चलती चली जा रही है तो उसके अंदर भी यानी कि लुढ़कना, वस्तु का लुढ़कना, और उस तो जमीन पे है उससे टच हो रही है, तो उसमें क्या होगा, दोनों के बीच एक बल कार्य कर रहा होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, रोलिंग घर्षण बल कहते हैं या रोलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस वस्तु की गति का विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है, उस वस्तु की गति का। जैसे देख लीजिए विशेषताओं में, रोलिंग घर्षण आमतौर पर स्थैतिक और गतिज घर्षण दोनों से बहुत छोटा होता है। यानी जो रोलिंग घर्षण है आमतौर पर स्थैतिक और गतिज घर्षण दोनों से बहुत छोटा होता है। कौन छोटा होता है, रोलिंग घर्षण। अभी आपने पढ़ा था स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण, अब इन दोनों से बहुत छोटा कौन है, रोलिंग घर्षण। ठीक है, रोलिंग घर्षण आमतौर पर स्थैतिक और गतिज घर्षण दोनों से बहुत छोटा होता है। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं। यह तब होता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है। हाँ बिल्कुल, आपने पहिया बहुत चलाया होगा, पहिया भी बहुत चलाया है ना, सभी बच्चों ने चलाया होगा, बचपन में सभी लोगों ने चलाया था, मैंने भी पहिया बहुत चलाया है। ठीक है, तो यानी कि जब आप पहिया चलाते हैं या गेंद को चलाते हैं, गेंद भी तो चलती है भाई, फेंकी तो जाती है, फिर उसके बाद चलने लगती है जमीन पे। तो यानी कि ये तब होता है जब कोई वस्तु जैसे पहिया या गेंद किसी सतह पर लुढ़कती है, क्योंकि पहिया भी लुढ़कता हुआ जाता है और गेंद भी हमारी लुढ़कती हुई चलती है। ये सब काय के उदाहरण है, रोलिंग घर्षण। ये रोलिंग घर्षण के कारण ही होता है। नेक्स्ट, रोलिंग घर्षण की प्रकृति रोलिंग वस्तु और सतह के आकार और सामग्री पर निर्भर करती है। कहने का मतलब क्या है, जो रोलिंग घर्षण की प्रकृति है, किसकी प्रकृति है, रोलिंग घर्षण की जो प्रकृति है वो सतह के आकार और सामग्री पर निर्भर
करती है। यानी जितनी वस्तु कम छोटी होगी उतनी जल्दी वो लुढ़कती हुई जाएगी, अगर भारी है तो उसको लुढ़काना काफी कठिन होता है ना। अब इसका फार्मूला भी देख लीजिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला यहां पे दे रखा है, ये देखिए, एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एन, म्यू आर इंटू एन। ये हमारा फार्मूला होता है रोलिंग फ्रैक्शन का, यानी कि सर्पी घर्षण बल का या रोलिंग घर्षण बल। एफ आर यहां पे होता है रोलिंग घर्षण बल, म्यू आर यहां पे क्या होता है? रोलिंग घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रैक्शन। एन क्या होता है? नॉर्मल फोर्स, यानी सामान्य बल लग रहा है यहाँ पे। क्या लग रहा है बेटा? सामान्य बल लग रहा है यहाँ पे। एन को हम कहते हैं सामान्य बल। ठीक है बेटा, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। रोलिंग घर्षण गुणांक म्यू आर, इसको प्रदर्शित करते हैं म्यू आर से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। उदाहरण की बात करते हैं बेटा। उदाहरण क्या है देख लीजिए। व्हील चेयर और अस्पताल के बिस्तर, व्हील चेयर में मरीज को ले जाते समय या पहियों वाले अस्पताल के बिस्तर की स्थिति को समायोजित करते समय रोलिंग घर्षण का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, जब आप व्हील चेयर और अस्पताल के बिस्तर आप यूज करते हैं, अस्पताल में आप क्या करेंगे? व्हील चेयर का भी यूज करेंगे और वहां पर मरीजों के लिए बिस्तर भी लगे हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम इन दोनों को समायोजित करते हैं, समायोजित का मतलब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें रोलिंग घर्षण का सामना करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, यानी कि उसको क्या करेंगे? उसको समायोजित करेंगे। समायोजित करना, तो जब तक आप समायोजित नहीं करेंगे तो आप व्हील चेयर और अस्पताल का जो बिस्तर है वो मरीज के लिए कैसे उपयोग कर पाएंगे, उसे कैसे आप यूज करेंगे? जैसे कि नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पर दे रखा है स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाते समय रोलिंग घर्षण भी शामिल होता है, जिसे फर्श पर सुचारू रूप से चलना संभव हो जाता है। बिल्कुल, स्ट्रेचर भी आपने देखा होगा, स्ट्रेचर होते हैं अस्पताल में, व्हील चेयर भी होती है। उस पर जब हम मरीज को ले जाते हैं तो घर्षण बल वहां पे लगता है। कौन सा घर्षण बल? रोलिंग घर्षण बल। कौन सा घर्षण बल? रोलिंग घर्षण बल, जिसमें फर्श पर सुचारू रूप से चलना संभव हो जाता है। अगर रोलिंग घर्षण बल ना हो तो वहां पे क्या होगा? स्ट्रेचर पर आम मरीज को नहीं ले जा सकते, वहां पर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है बेटे, आगे नेक्स्ट देखते हैं एक और प्रकार के बारे में। अगला है बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि द्रव घर्षण। द्रव घर्षण क्या होता है? द्रव घर्षण फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड द्रव घर्षण, परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा आप समझ लीजिए। द्रव घर्षण, जिसे ड्रैग या चिपचिपा ड्रैग भी कहते हैं। चिपचिपे से मतलब आपने द्रव तो पढ़े ही होंगे, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो वहां पर ये आ गया हमारा द्रव। द्रव का मतलब क्या है? द्रव घर्षण है यहाँ पे। तो द्रव घर्षण है तो इसे क्या है? चिपचिपा ड्रैग भी कहा जाता है। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि चिपचिपा ड्रैग क्या है, तो आप किसे कहेंगे? द्रव घर्षण को। ड्रैग या चिपचिपा ड्रैग कौन हो गया? द्रव घर्षण हो गया। अब इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है? परिभाषा भी देख लीजिए। वह घर्षण जो तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ, तरल का मतलब चिपचिपा, जो यानी कि किसी की सतह के आने पर बह जाता है, बहने लगता है। दैट्स राइट, आप समझ सकते हैं तरल पदार्थ क्या होते हैं। जैसे आपका पानी है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है? तरल है। या गैस से होकर गुजरती है, गैस भी आपका क्या है? तरल पदार्थ माना जाता है। ठीक है, अगर कोई भी चिपचिपा पदार्थ है
जो किसके संपर्क में आएगा, तरल पदार्थ के संपर्क से होकर गुजरता है, तो वो हमारा द्रव घर्षण कहलाता है। फर्श पर आप तरल पदार्थ आप डाल दीजिए, तो वहां पर आप देखिए क्या होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे द्रव घर्षण, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता सबसे पहले आप देख लीजिए, द्रव घर्षण तरल माध्यम, जैसे तरल माध्यम यानी कि वायु या जल से गुजरने वाली वस्तुओं की गति का विरोध करता है। बिल्कुल, यानी कि जो हमारा द्रव घर्षण है वो क्या करेगा, तरल माध्यम, वायु या जल से गुजरने वाली वस्तुओं की गति का विरोध करता है वो। हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी तरल माध्यम में आप जा रहे हैं या कोई वस्तु गुजर रही है तो वो उसकी गति का विरोध करेगा, वरना सावधानी से पूर्वक यानी घटना भी घटित हो सकती है। क्यों? क्योंकि वस्तु है भाई, द्रव घर्षण है, तरल माध्यम है, वायु या जल होगा, तो गुजरेगी वस्तु तो क्या होगा, गति तेज भी हो सकती है। क्योंकि चिकना पदार्थ है, वायु जल पर आप चलते हैं तो क्या होगा, आपने फर्श पे कभी कभी आप पोछा मारते हैं या धुलाई करते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी हम फिसल जाते हैं। तो फिसलने का कारण क्या है, द्रव घर्षण है। वहां पे क्या है, द्रव घर्षण है, और द्रव घर्षण के कारण दुर्घटना घटित हो जाती है। यहां पर कौन सा बल लगेगा, द्रव घर्षण लगता है, जिसके कारण वो क्या करेगा, वस्तुओं की दुर्घटना होने से उसको रोकने में सहायता प्रदान करता है और गति का विरोध करता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यह तैराकी या किसी व्यक्ति के चारों ओर हवा की गति जैसी गतिविधियों में भूमिका निभाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई तैराक है और वो पानी में तैर रहा है या किसी व्यक्ति के चारों ओर हवा की गति है तो उसमें भी ये बहुत लाभदायक होता है। द्रव घर्षण उसको रोकेगा कि ज्यादा स्पीड, क्योंकि पानी में अगर कोई व्यक्ति तैर रहा है तो तैरने में क्या होगा, उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो वहां पर जो द्रव घर्षण होगा, पानी और व्यक्ति की सतह की जो सतह होगी, तो उस पर जो चलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या करेगा, वो रोकने का प्रयास करेगा, उसकी गति को चलने के लिए रोकेगा, जिससे कि कोई भी घटना घटित ना हो जाए। इसका फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला क्या है, फार्मूला भी देख रहे हैं। फार्मूला क्या है, बिल्कुल सिंपल है, एफ स्मॉल एफ बराबर ईटा ए ये बेटा ईटा का निशान होता है। ये किसका निशान है, ईटा बोलते हैं इसे। ईटा आपने पढ़ा भी होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपने ईटा बॉल मार दी, आप वहां से समझ लीजिए कि ईटा है। क्या है बेटा, ईटा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एफ द्रव घर्षण बल है। एफ क्या है हमारा, एफ कैपिटल है, स्मॉल एफ है, ये हमारा कौन सा हो गया, द्रव घर्षण हो गया। और जो ईटा है वो द्रव की गतिशील श्यानता होती है, विस्कोसिटी कहते हैं। श्यानता को बेटा हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, यहां पर जो श्यानता होती है हमारी, ये हमारी क्या है, ईटा को प्रदर्शित करती है। द्रव की गतिशील श्यानता, द्रव में कोई वस्तु गतिशील है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, श्यानता कहलाएगी, विस्कोसिटी। ठीक है, ए क्या है यहां पर, ए देख लीजिए, ए यहां पर क्या है, द्रव में गतिमान वस्तु का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये तो आप जानते हैं, ए फॉर एरिया होता है भाई। जो द्रव में गतिमान वस्तु का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो हमारा ए दे रखा है। क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक है, अब बी क्या है, ये तो भैया पढ़ते ही चले आ रहे हैं। बी फॉर वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। तो बी का मतलब क्या है, वेग। बी हमारा क्या होता है, वेग होता है। क्या होता है बेटे, वेग होता है। क्या होता है, वेग होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट बात करते हैं वेंटिलेशन डिवाइस यानी कि उपकरण। वेंटिलेशन उपकरण, वेंटिलेटर या ऑक्सीजन मास्क जैसे चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करते समय वायु प्रतिरोध या खिंचाव में द्रव घर्षण शामिल होता है। बिल्कुल बात सही है। वेंटिलेशन पर कोई भी मरीज है, वेंटिलेटर या ऑक्सीजन मास्क जैसे चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करते समय वायु प्रतिरोध या खिंचाव में द्रव घर्षण शामिल होता है। जैसे कि आपने देखा हो वेंटिलेटर पे कोई मरीज लेटा हुआ होता है तो उस पे ऑक्सीजन लगाई जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक चिकित्सा का उपकरण माना जाता है। इसका उपयोग जब हम करते हैं तो इसमें खिंचाव में द्रव घर्षण शामिल हो जाता है, यानी फिर फ्रिक्शन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फ्रिक्शन। ठीक है, आगे नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइडिंग यानी सर्पी घर्षण। ठीक है, ये आप देख लीजिए स्लाइडिंग, इसको सर्पी कहते हैं। वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज था, यहां पे देख लीजिए ये क्या है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का होता है सर्पी घर्षण। इसका नाम भी सर्पी घर्षण से है। आप देख लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। फिसलना घर्षण किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रतिरोध है जब वह किसी सतह पर फिसलती है। इसको क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण। सर्पी का मतलब क्या होता है? स्लाइड करना। आपने सुना भी होगा, स्लाइड लोग करते हैं, आपने देखा है। फिसलते हैं, बर्फ पर लोग स्लाइड करने जाते हैं, कह रहे भैया हम तो स्लाइडिंग पे गए थे और हमने क्या करा, वहां फिसल गए। ठीक है, जो लोग ट्रेनिंग करते हैं भाई बर्फ पे फिसल पाते हैं, वरना हर कोई थोड़ी फिसल पाएगा। स्लाइडिंग करना सर्पी घर्षण, यानी कि इसकी परिभाषा क्या देंगे आप? फिसलन, जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलन, फिसलना। आप फर्श पे भी फिसल जाते हैं। फिसलन घर्षण किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रतिरोध है। जब वह किसी सतह पर फिसलती है तो वहां पर सर्पी घर्षण बल उपयोग होता है या सर्पी घर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है बेटा, अब इसके बात करते हैं विशेषता। विशेषताएं क्या है ये भी आप देख लीजिए। विशेषता क्या है? नंबर वन विशेषता क्या है कि यह आमतौर पर रोलिंग घर्षण से अधिक लेकिन स्थैतिक घर्षण से कम होता है। बिल्कुल, यानी कि जो हमारा सर्पी घर्षण है वो क्या होगा? रोलिंग घर्षण से तो अधिक हो जाएगा लेकिन स्थैतिक घर्षण से कम हो जाएगा। यानी कि बीच का माध्यम है कौन? सर्पी घर्षण। ठीक है, आगे देखिए। इस प्रकार का घर्षण तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है और संपर्क में आने पर सामग्री से प्रभावित होती है। बिल्कुल, जो इस प्रकार का जब आप संपर्क, जो घर्षण बल उत्पन्न आप देख रहे हैं, यानी कि जो घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है कौन सा? स्लाइडिंग घर्षण बल होता है तो वस्तु की जो सतह होती है वो फिसलती है और संपर्क में आने पर सामग्री को प्रभावित कर देती है। ये हमारा क्या है? सर्पी घर्षण है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या है? बहुत इजी फार्मूला है बेटा, कुछ नहीं है, एक एक अक्षर का फर्क है और एक एक अक्षर में कुछ नहीं है। कैसे? जैसे ये देख लीजिए, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस और एन। इसको बेटा म्यू बोलते हैं। म्यू क्या बोलते हैं? म्यू। बिल्ली को कहते हैं म्यू, कह रहे हैं म्यू म्यू कर रही है, म्यू। तो यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू यहाँ पे होता है स्लाइडिंग फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रैक्शन, म्यू एस जिसको हम कहते हैं। एन तो आप जानते ही हैं, इतनी बार आप पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी कि म्यू एस का मतलब, और एन
स्लाइडिंग फ्रिक्शनल, और ये क्या हो गया हमारा म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एन इज नॉर्मल फोर्स, ये आप देख रहे हैं यहां पे क्या है, ये नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, क्या है ये, नॉर्मल फोर्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य बल। आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। एक नजर में देखते हैं कि मरीजों को स्थानांतरित करना, जब कोई नर्स किसी मरीज को अस्पताल के बिस्तर पर खिसकाती है या बिस्तर पर मरीज को स्थानांतरित करने के लिए स्लाइड सीट का उपयोग करती है तो फिसलन घर्षण बल उत्पन्न होता है। बिल्कुल, यानी कि जो हमारा फिसलन घर्षण बल है, फिसलन का मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिसलन घर्षण बल को हम कहते हैं स्लाइडिंग, फिसलना। क्योंकि जो मरीज को अगर आप स्थानांतरित कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, उस पर बिस्तर पर क्या करेंगे, आप फिसलाएंगे, इधर उधर खिसकाएंगे बिस्तर को, इधर से उधर करेंगे, मरीज इधर से इधर जाएगा, बिस्तर इधर से इधर होगा, तो उस पर क्या होगा, फिसलन उत्पन्न हो जाएगी। और इस पर जो उत्पन्न हो रहा है, जो बल उत्पन्न हो रहा है, उसको हम फिसलन घर्षण बल कहते हैं या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब आइए, हमने इतने प्रकार के आपके लिए ये घर्षण बल पढ़ाए थे, तो अब इसके प्रकार की एक सारांश तालिका देख सकते हैं कि एक नजर में आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये तालिका आप देख रहे हैं, तालिका बनी हुई है, तो इसको आप इस सारणी के माध्यम से इसको आप एक नजर में देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा स्लाइड बना हुआ है। देखिए, समरी टेबल जिसे कहते हैं, शॉर्टकट में आप कहते हैं समरी, यानी इतने प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए थे, 5 प्रकार दिए हुए थे, इनको आप एक नजर में आप कैसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। आइए बेटा देखते हैं। सबसे पहले स्थैतिक घर्षण क्या होता है। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक के बारे में बात कर लीजिए। दो स्थिर वस्तुओं के बीच गति के आरंभ का विरोध करती है। कोई भी दो वस्तुएं अगर रुकी हुई हैं और वो चलना चाह रही हैं, अगर आप उसमें कोई बल लगा रहे हैं और उसमें गति कराना चाह रहे हैं, तो वहां पर कौन सा बल या घर्षण बल उत्पन्न होगा, तो आप कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, यानी कि स्थैतिक घर्षण बल उत्पन्न होगा। इसका फार्मूला आप देख लीजिए, एफ एस म्यू एस एन एफ, यानी कि जो फ्रिक्शनल है, स्टैटिक फ्रिक्शनल है, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। बात समझ में आ रही, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है वो क्या है, यानी कि स्थैतिक घर्षण से कम होगा। तो ज्यादा कौन है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, एफ एस मैक्सिमम, इसको कह सकते हैं अधिकतम म्यू एस। ये फार्मूला आप इसमें लिख सकते हैं, इनटू एन नॉर्मल फोर्स। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लिए, आराम करते समय रोगी को उठाना या हिलाना। स्थैतिक घर्षण कहां लगेगा, जब आप आराम कर रहे होंगे या उठाएंगे या हिलाएंगे, किसको, रोगी को। ठीक है, आराम करते समय रोगी को उठाना या हिलाना। अगर मरीज है, आराम कर रहा है बेचारा, उसको आपने उठा दिया या हिला डुला दिया, तो वहां पर आप कौन सा घर्षण बल उत्पन्न कराएंगे, स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट आगे है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण का मतलब क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। गति का मतलब होता है गति से है। कैसे, ये तब घटित होता है जब वस्तुएं सापेक्ष गति में होती है। हाँ बिल्कुल, कोई दो वस्तुएं सापेक्ष गति कर रही हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, गतिज घर्षण बल मिलेगा। जैसे इसका फार्मूला देख लीजिए, एफ के इजिकल टू म्यू के और इंटू एन। के फॉर काइनेटिक होता है, क्या होता है, के फॉर काइनेटिक। तो यहां पर क्या फार्मूला बनेगा, एफ के बराबर म्यू के इंटू एन। जो एफ के क्या है हमारा, गतिज घर्षण,
और म्यू की क्या है, गतिज घर्षण गुणांक, और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, सामान्य बल। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए। व्हील चेयर पर मरीज को ले जाना या चिकित्सा उपकरणों को खिसकाना, यानी कि आप व्हील चेयर पर अगर मरीज को ले जा रहे हैं तो वहां पर गतिज घर्षण होगा, या चिकित्सा उपकरण को इधर से उधर खिसका रहे हैं तब भी वहां पर कौन सा बल होगा, कौन सा घर्षण बल होगा, यानी कि गतिज घर्षण होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला क्या है, नेक्स्ट आपका है रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण क्या है, रोलिंग का मतलब आप जानते हैं, रोल करना। रोल माने गोल, गोल गोल, यही तो होता ना रोल। और आज चाइनीज किसी ठेले पे आप जाते हैं तो वहां पे कहते हैं भैया एक रोल देना है हमको, रेला बड़े चाव से खाते हैं। तो रोलिंग, रोल से हो गया, यानी कि लुढ़कती वस्तुओं की गति का विरोध करता है। यानी कि रोलिंग फ्रैक्शन क्या है, अगर कोई वस्तु लुढ़कती हुई जा रही है तो उसकी गति को रोकने का प्रयास करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रोलिंग घर्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे मरीज को स्ट्रेचर या व्हील चेयर, पहिए वाले बिस्तर पर ले जाना। यदि आप मरीज के लिए उठा रहे हैं उसको स्ट्रेचर पर या व्हील चेयर पर या पहिए वाले बिस्तर पर आप ले जा रहे हैं तो वहां पर कौन सा बल यानी कि घर्षण बल लगेगा, यानी रोलिंग घर्षण लगेगा। क्या लगेगा, रोलिंग घर्षण। इसका फार्मूला देख लीजिए, एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एन। यानी कि इस तरीके से हमारा क्या हो गया, यानी कि रोलिंग फ्रैक्शन, या ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रैक्शन, रोलिंग घर्षण गुणांक, इसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग घर्षण गुणांक। एन तो आपको जानते ही हैं, इतनी बार बता चुके हैं, यानी सामान्य बल होता है। क्या होता है, सामान्य बल होता है। नेक्स्ट अगला है द्रव घर्षण। कौन सा घर्षण, द्रव घर्षण। द्रव का मतलब आप जानते ही हैं, यानी लिक्विड या गैस, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो बल लिक्विड या गैस में उत्पन्न हो रहा है तो ऐसे घर्षण बल को द्रव घर्षण बल कहते हैं, है ना। जैसे पहले इसका फार्मूला देख लीजिए, एफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू ईटा ए वी, ये फार्मूला आता है। ईटा क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी श्यानता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता। ठीक है, ए क्या है, एरिया, यानी द्रव का एरिया, और बी तो आप जानते ही हैं, बी फॉर वेलोसिटी, यानी कि वेग। ठीक है बेटे, आगे नेक्स्ट। हाँ, ये तब होता है जब वस्तुएं किसी तरल पदार्थ, द्रव या गैस से होकर गुजरती हैं। जल चिकित्सा, वेंटिलेटर और चिकित्सा उपकरणों पर दबाव डालना। ठीक है, यानी कि जो हमारा द्रव घर्षण है वो कहां आपको देखने को मिलेगा, जल चिकित्सा में, वेंटिलेटर और चिकित्सा उपकरणों पर दबाव डालने के लिए हम द्रव घर्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्पी घर्षण। कौन सा घर्षण, सर्पी घर्षण। इसके बारे में चर्चा करते हैं, आइए देख लेते हैं क्या है ये। सर्पी घर्षण का मतलब स्लाइड फ्रिक्शन, यानी फिसलना, अभी पढ़ चुके थे हम लोग। किसी सतह पर फिसलने वाली वस्तुओं की गति का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध का मतलब विरोध करना। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहलाता है। ये हमेशा विरोध करेगा, किसी सतह पर फिसलने वाली वस्तुओं की गति का प्रतिरोध करता है या विरोध करता है। इसका फार्मूला देख लीजिए, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। कुछ नहीं है, केवल एक अक्षर का फर्क है, यहां पर एफ और एस, एस फॉर स्लाइडिंग और म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और एन हमारा क्या हो गया,
नॉर्मल फोर्स। ठीक है, आगे अस्पताल के बिस्तरों पर मरीज को सुलाना, फर्नीचर को व्यवस्थित करना, ये दैनिक जीवन के उदाहरण होते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, कोई भी मरीज है बेचारा, उसको सुला रहे हैं, सुलाने का काम कर रहे हैं, और फर्नीचर को व्यवस्थित कर रहे हैं। व्यवस्थित का मतलब एक सटीक एरिया में रखना, इधर नहीं कि इधर जैसे उधर फेंक दिया उसको ले जाके, नहीं, फर्नीचर को व्यवस्थित करना है, ढंग से लगाना है कि ये फर्नीचर कहां पे लगना है, कहां नहीं लगना। ठीक है, अब बात करते हैं नर्सिंग में घर्षण का क्या महत्व हो सकता है, किस तरीके से इंपॉर्टेंस हो सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन इन नर्सिंग, यानी नर्सिंग के क्षेत्र में आप घर्षण का क्या महत्व है, आप क्या क्या कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसको। जैसे मरीज को संभालना, हाँ बिल्कुल, जब आप मरीज को संभाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मरीज को संभाल रहे हैं। संभालने का मतलब जैसे घर्षण को समझना नर्सों को मरीजों को स्थानांतरित करने या उनकी जगह बदलने में मदद करता है। उचित तकनीकी और उपकरणों का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है, जिससे मरीज को चोट लगने या त्वचा को नुकसान पहुंचने का जोखिम कम हो जाए। बिल्कुल बात सही है भाई, घर्षण बल भी बहुत जरूरी है, फ्रिक्शन बहुत जरूरी है ना। कैसे, अगर कोई मरीज है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं, तो उसकी जगह जब आप बदलेंगे, जल्दबाजी में अगर आपने उसकी जगह बदल दी तो बेचारा मरीज गिर भी सकता है और आप भी गिर सकते हैं और दोनों को चोट लग सकती है। तो ऐसी जगह पर क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है, जिससे कि मरीज और उसको ले जाने वाले को चोट ना लगे और कोई भी ऐसा काम ना हो सके कि जो जोखिम भरा काम हो और उन दोनों में कोई ना कोई घटना घटित हो जाए। इसमें क्या होगा, जो हमारा फ्रिक्शन है यानी घर्षण है, वो यहां पर कारगर साबित हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, आगे देखते हैं, आगे क्या है, चिकित्सा उपकरण। इसका मतलब क्या, चिकित्सा उपकरण का मतलब होता है घर्षण से व्हील चेयर, बिस्तर और स्ट्रेचर सहित चिकित्सा उपकरणों की उपयोगिता और दक्षता प्रभावित होती है। बात बिल्कुल बात सही है, यानी जो हमारे चिकित्सा उपकरण होते हैं, जैसे कि मान ली घर्षण से व्हील चेयर, बिस्तर और स्ट्रेचर, ये सब क्या है, उपकरण है। चिकित्सा के क्षेत्र में ये सब उपकरण का काम करते हैं और इनकी जो दक्षता होती है वो इनसे प्रभावित हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, इससे दक्षता प्रभावित हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला है चोटों की रोकथाम। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये देखिए, नर्सें अनुचित संचालन के कारण होने वाली चोटों को रोकने के लिए घर्षण के सिद्धांतों का उपयोग कर सकती हैं, जिससे रोगी का सुचारू स्थानांतरण और बेहतर समग्र देखभाल सुनिश्चित हो सके। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि नर्स है, अगर वो चोट पर किसी मल्लम पट्टी का काम कर रही है तो वहां पर क्या होगा, अगर जल्दबाजी में आपने पट्टी बांध दी या पट्टी जहां पर आप बांध रहे हैं वहां पर चोट लगी हुई है, लेकिन जल्दबाजी में ऊपर नीचे आपने बांध दी, तो क्या होगा, वो फिसल जाएगी चोट। तो वहां पर क्या होगा, यानी कि दवाई वहां पर असर करना कम कर देगी। तो ऐसे में क्या होता है, घर्षण बहुत जरूरी है। घर्षण के कारण क्या है, पट्टी के लिए ऊपर नीचे सरकने के लिए रोकने का काम करता है घर्षण, जिससे कि पट्टी उसकी क्या हो, जहां पर चोट है वहीं पर वो सही स्थान पर लग जाए और मरीज की जो चोट है वो आसानी से सही हो जाए। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आइए, ठीक है बेटा। इससे क्या होगा, घर्षण से, इस तरीके से आप घर्षण के बारे में आपने आज अध्ययन किया और आप इस टॉपिक को आपने पढ़ा, आपने समझा भी, क्योंकि हमारे ये नर्सिंग के क्षेत्र में किस तरीके से जो घर्षण बल है हमारा वो आसानी से लागू हो सकता है और किस तरीके से हम इसका
उपयोग कर सकते हैं और कितना फायदा ले सकते हैं। ये सब फ्रिक्शन जो हमारा फोर्स है यानी कि घर्षण बल है वो रोगी के लिए और यानी कि मरीज के लिए किस तरीके से साबित हो सकता है। यानी कि हमने आपको इतने प्रकार के स्थैतिक घर्षण है, सर्पी घर्षण है, द्रव घर्षण है, रोलिंग घर्षण है, इस तरीके से इतने आपके लिए फ्रिक्शन के बारे में समझाया और आपको समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और आज के इस टॉपिक में यहीं तक, और आगे नेक्स्ट टॉपिक में एक और शानदार टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।